नमस्कार। आज हमारे सामने असीम सिंघल की किताब 51 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर आधारित एक काफ़ी दिलचस्प समीक्षा है। किताब का दावा है कि इसमें 51 से ज़्यादा जांची परखी ट्रेडिंग रणनीतियां हैं। तो आज हम इस समीक्षा के जरिए समझेंगे कि ये रणनीतियां कितनी कारगर हैं, खासकर उनके लिए जो ट्रेडिंग में एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाना चाहते हैं। समीक्षा में लिखा है कि इसमें हर तरह की ट्रेडिंग के लिए कुछ ना कुछ है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग मतलब कुछ दिनों के लिए पोजीशन लेना, फिर इंट्राडे भी है 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और पोजीशनल यानी लंबी अवधि के लिए, स्कैल्पिंग भी जो बहुत छोटे मुनाफे के लिए होती है, और हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग भी। इतनी सारी शैलियां एक ही जगह, ये तो काफी एम्बिशियस लगता है। बिल्कुल। और इसका एक बड़ा फायदा यही है कि ये किताब एक बड़े दायरे के ट्रेडर्स को ध्यान में रखती है। देखिए, हर ट्रेडर का अपना स्टाइल होता है, रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है और बाजार को देने का समय भी। तो ये विविधता जरूरी है ताकि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ चुन सकें। और सबसे खास बात, जैसा समीक्षा में जोर दिया गया है, ये सारी रणनीतियां इंडियन मार्केट्स मतलब एनएससी, बीएससी के पिछले डेटा पर बैक टेस्टेड हैं। यानी इन्हें पिछले रिकॉर्ड पर चलाकर देखा गया है कि ये कैसा परफॉर्म करती हैं। कुछ के लिए तो विन रेशियो मतलब कितनी बार ट्रेड सफल रहा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और एवरेज रिटर्न जैसे आंकड़े भी दिए हैं। हाँ, ये बैक टेस्टिंग वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि कोई रणनीति हिस्टोरिकली कैसी चली है। पर देखिए, ये भविष्य के मुनाफे की कोई गारंटी तो नहीं है। कोई भी सिस्टम नहीं दे सकता है गारंटी। लेकिन हाँ, इससे एक अंदाजा जरूर लगता है कि रणनीति में कितना रिस्क हो सकता है और कितना रिवॉर्ड। इससे एक ट्रेडर को, आप कह सकती हैं, थोड़ा आत्मविश्वास मिलता है और अनुशासन से उसे अपनाने में भी मदद मिलती है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ पिछले प्रदर्शन पर भरोसा करना खतरनाक नहीं हो सकता? बाजार तो लगातार बदलता रहता है ना। ये बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, बैक टेस्टिंग एक शुरुआती बिंदु है, एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्टर, लेकिन ट्रेडर को हमेशा मौजूदा बाजार के हालात पर तो नजर रखनी ही होगी। और जैसा हम शायद आगे बात करेंगे, किताब सिर्फ रणनीति नहीं बताती, वो रिस्क मैनेजमेंट पर भी जोर देती है। अच्छा, तो ये रणनीतियां बनी कैसे हैं? समीक्षा बताती है कि इनमें टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल हुआ है, जैसे आरएसआई जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड बताता है, एमएसीडी है जो ट्रेंड दिखाता है, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, बुलिंजर बैंड्स वगैरह, और साथ ही प्राइस एक्शन मतलब कीमत की चाल और कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी ध्यान दिया गया है। हाँ, ये मिश्रण काफी बैलेंस लगता है। सिर्फ इंडिकेटर्स पर निर्भर रहने से कभी कभी क्या होता है कि फॉल्स सिग्नल मिल जाते हैं, और वहीं सिर्फ प्राइस एक्शन को समझने में अनुभव चाहिए होता है। तो इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन को साथ में इस्तेमाल करने से ज्यादा मजबूत ट्रेडिंग सिग्नल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे इंडिकेटर ने इशारा किया और प्राइस एक्शन ने कंफर्म कर दिया। और सिर्फ एंट्री सिग्नल ही नहीं, समीक्षा कहती है कि हर रणनीति के साथ स्टॉप लॉस लगाने का सुझाव भी है, मतलब नुकसान को एक लिमिट पर रोकने का तरीका, और टारगेट भी यानी मुनाफे का लक्ष्य, और पोजीशन साइजिंग भी कि कितना पैसा एक ट्रेड में लगाना है। ये रिस्क मैनेजमेंट वाला हिस्सा तो काफी अहम लगता है। बिल्कुल। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए अच्छी रणनीति जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है रिस्क को मैनेज करना और अपनी भावनाओं पर काबू रखना। ये तो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। कई बार अच्छी रणनीतियां भी इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि ट्रेडर डर या लालच में आकर नियम तोड़ देता है। किताब में ये जो मनोवैज्ञानिक पहलू है, जैसे नुकसान से डरो मत, उसे मैनेज करो, इस पर ध्यान देना इसे सिर्फ रणनीतियों के कलेक्शन से ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है। तो समीक्षा में एक उदाहरण भी दिया है, स्ट्रैटेजी नंबर 7 का। इसमें इंडिकेटर है 20 EA, एक तरह का मूविंग एवरेज, और RSI 14। एंट्री तब लेनी है जब RSI 30 से नीचे हो, मतलब स्टॉक ओवरसोल्ड हो सकता है, और कीमत 20 EMA को नीचे से ऊपर काटे। स्टॉप लॉस रखना है हाल के स्विंग लो पर, और टारगेट 1.2 रिस्क रिवॉर्ड का। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे के लिए है। हाँ, तो ये उदाहरण दिखाता है कि रणनीतियां कितने क्लियर और नियम आधारित हैं। हाँ। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस मतलब सब कुछ पहले से तय है। और जब नियम इतने साफ हों तो ट्रेड लेते समय वो जो इमोशनल डिसीजन मेकिंग होती है ना, उसकी गुंजाइश कम हो जाती है। यही चीज नए ट्रेडर्स या जो लोग लगातार नुकसान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मददगार हो सकती है। तो समीक्षा के मुताबिक लेखक का मकसद लगता है कि नए और अनुभवी दोनों तरह के ट्रेडर्स को एक रेडीमेड टूल किट जैसा कुछ मिले, जिससे वो अनुशासन के साथ ट्रेडिंग कर सकें। खासकर उनके लिए जिन्हें एक व्यवस्थित तरीका चाहिए या जो अब तक असफल रहे हैं। हाँ, सही है।
ट्रेडिंग में अटकलें लगाने या सिर्फ गट फीलिंग पर फैसले करने की बजाय एक परखी हुई नियम आधारित सिस्टम को फॉलो करना ज्यादातर लोगों के लिए बेहतर काम करता है। ये आपको बाजार के रोज के शोर से बचाता है और एक प्रोसेस पर फोकस करने में मदद करता है। तो कुल मिला के इस समीक्षा को देखें तो 51 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एक काफी प्रैक्टिकल किताब लगती है। ये ट्रेडर्स को सिर्फ रणनीतियां नहीं देती, बल्कि उन्हें अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ लागू करने का एक फ्रेमवर्क भी देती है। समीक्षा में इसे 5 में से 4.8 स्टार की ऊंची रेटिंग मिली है, जो शायद इसी व्यावहारिकता को दर्शाती है। संक्षिप्त में कहें तो ये किताब सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की अहमियत पर जोर देती है। जांची परखी नियम आधारित रणनीतियां ट्रेडिंग को एक तरह से जुए से हटाकर एक स्किल बेस्ड एक्टिविटी बनाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात जरूर है, जो समीक्षा सीधे तौर पर नहीं उठाती, लेकिन मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है, कि जब बाजार के हालात बहुत ज्यादा बदल जाते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा ग्लोबल संकट आ गया या कुछ ऐसा जिससे मार्केट डायनामिक्स ही बदल गए, तब ये जो ऐतिहासिक डेटा पर आधारित बैक टेस्टिंग है वो कितनी प्रासंगिक रह जाती है। ऐसी स्थिति में एक ट्रेडर इन तैयार रणनीतियों के साथ कैसे तालमेल बिठाएगा? क्या उसे रणनीति बदलनी पड़ेगी या फिर उसे पूरी तरह से कुछ नया सोचना पड़ेगा? वाकई ये एक अहम सवाल है कि बदलती परिस्थितियों में इन रणनीतियों को कैसे अनुकूलित किया जाए। और इसी विचार के साथ हम असीम सिंघल की 51 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर आधारित इस समीक्षा की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।